अगर जो घुमाव है वो राइट डायरेक्शन में हो, राइट हैंडेड, बताते हैं राइट हैंडेड क्या होता है, तो वो होगा ए डीएनए। बी डीएनए में भी घुमाव कैसा होगा, राइट हैंडेड। जबकि जेड डीएनए जो होते हैं वो भाई साहब अलग ही होते हैं, ठीक है। उसमें कैसा घुमाव पाया जाता है, लेफ्ट हैंडेड, इसलिए इनको कोई पूछता नहीं है। अब राइट और लेफ्ट का मतलब क्या है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो हम बता रहे थे ना आपको, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो राइट हैंडेड, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो लेफ्ट हैंडेड। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लियर होना चाहिए। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड क्या होते हैं, ये किस किस बेसिस पे हमने बताया आपको, घुमाव, ठीक है। टर्न कैसे होंगे, राइट हैंडेड तो ए डीएनए और राइट हैंडेड तो बी डीएनए और लेफ्ट हैंडेड है तो जेड डीएनए। अच्छा, अब बताते हैं हम हेलिक्स लेंथ। हमको एक बी डीएनए की पता है, हेलिक्स लेंथ कितनी होती है बी डीएनए की, पूरा एक टर्न की 34 एंगस्ट्रम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रम। ये भाई साहब थोड़े पतले होते हैं, ठीक है। देखो, जो ए डीएनए होता है वो पतला होता है और एक फॉस्फेट से दूसरे फॉस्फेट की डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं डायामीटर। इसका टोटल डायामीटर कितना है, ठीक है। एक फॉस्फेट से, क्यों, क्योंकि फॉस्फेट से बाद कौन जुड़ता है, सुगर, सुगर के बाद नाइट्रोजनस बेस, इसमें भी सेम। तो एक फॉस्फेट से दूसरे फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, डायामीटर, ठीक है। अब हम बताते हैं तीनों में किसका डायामीटर कितना होता है। पहले हम बताते हैं हेलिक्स लेंथ। हेलिक्स लेंथ कितनी होती है, ए डीएनए की हेलिक्स लेंथ क्या है, एक टर्न की दूरी। बी डीएनए की सबको पता है, देखो बी डीएनए जो होता है वो कॉमन है, ठीक है। हेलिक्स लेंथ हमें पता है 34 एंगस्ट्रम, ठीक है। पर ए डीएनए जो होता है वो क्या होता है, छोटू होता है और मोटू होता है, छोटू और मोटू। तो छोटू का मतलब उसकी हैंगस्टन जो हेलिक्स लेंथ है वो कम होगी और उसका डायामीटर जो होगा वो ज्यादा होगा। तो इसकी हेलिक्स लेंथ कितनी होती है हमारी, 25 एंगस्ट्रम, है ना। और जेड डीएनए पतलू और लंबू, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये बड़े मियाँ हैं। जेड डीएनए बड़े मियाँ हैं और ये छोटे मियाँ हैं और ये बीच के मियाँ हैं, इनको ये नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। जेड डीएनए का कितना होगा हमारा, 45 एंगस्ट्रम। चलो, हेलिक्स लेंथ हमें पता चल गई। दूसरा हमारा डायामीटर। डायामीटर मैंने बताया, एक फॉस्फेट से जो दो स्ट्रैंड है डीएनए की, उनके दोनों के बीच में कितनी दूरी है लास्ट तक, एक फॉस्फेट से लेके दूसरे फॉस्फेट के बीच में, ठीक है। कितनी दूरी है, इसका हमने बताया 20 एंगस्ट्रम। अब ए डीएनए क्या है, छोटू, और छोटा होगा और बताओ मोटा होगा, क्योंकि छोटा होगा तो उसका वेट जल्दी बढ़ता है, ठीक है। तो इसका जो डायामीटर है वो ज्यादा होता है, ठीक है। कितना, 26 एंगस्ट्रम। जबकि जेड डीएनए बड़े मियाँ, एक तो लंबा है ऊपर से और पतला है, 18 एंगस्ट्रम। क्लियर है। तीसरा आता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में कितनी डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं हम, सबसे पहले बताएंगे एक टर्न में कितना नाइट्रोजनस बेस आएंगे। बी डीएनए में कितने आ रहे थे, 10, ठीक है। और ए डीएनए में 11 और जेड डीएनए में 12, क्योंकि ये तो छोटे मियाँ हैं, ये बड़े मियाँ हैं, ये बीच के मियाँ हैं, क्योंकि ये कॉमन फॉर्म की क्या है, बी डीएनए की। चलिए, नाइट्रोजन बेस क्लियर हो गया। अब हम क्या, अब बताना है कि एक नाइट्रोजन का जो प्राइस था, एक नाइट्रोजन बेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है। मुझे लगता है आप सब निकाल दोगे, इसमें इसका डिवाइड कर दो।
सब लोग निकाल देंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं। राइज कितना होगा, बीडीएनए में कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, हमने पहले ही निकाल दिया था। इसमें कितना होगा 2.4 एंगस्ट्रॉम, 2.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसमें कितना होगा 45 डिवाइडेड 12 कर देते हैं 3.8 एंगस्ट्रॉम। इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो एक जो राइज है मतलब एक जो नाइट्रोजनस, दो नाइट्रोजनस के बीच की डिस्टेंस है हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये मान लो कि हमारे इसमें 10 सीढ़ी हैं, ठीक है, 10 सीढ़ी बनाई हुई हैं और एक सीढ़ी के बीच में डिस्टेंस है 10, तो 10 सीढ़ी के बीच की डिस्टेंस की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 100। इसी तरीके से हमने निकाल दिया कि हमें पूरा पता है 45 है ना, सीढ़ी कितनी है हमारी यहाँ पे 12, तो हम एक सीढ़ी के बीच में जाकर निकाल देंगे 3.8। फिर से बताते हैं, सबको क्लियर होना चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डीएनए की दो स्ट्रैंड है, कहीं कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, हमें पता है कहाँ डबल बॉन्ड बनता है कहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये फास्फेट है, ये भी दूसरा फास्फेट है। एक फॉस्फेट से दूसरे फॉस्फेट की डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं डायामीटर। इसका टोटल डायामीटर कितना है, ठीक है। एक फॉस्फेट से, क्यों, क्योंकि फॉस्फेट से बाद कौन जुड़ता है सुगर, सुगर के बाद नाइट्रोजनस बेस, इसमें भी सेम। तो एक फॉस्फेट से दूसरे फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है डायामीटर, ठीक है। अब हम बताते हैं तीनों में किसका डायामीटर कितना होता है। पहले हम बताते हैं हेलिक्स लेंथ। हेलिक्स लेंथ कितनी होती है एडीएनए की, हेलिक्स लेंथ क्या है 1 टन की दूरी। बीडीएनए की सबको पता है, देखो बीडीएनए जो होता है वो कॉमन है, ठीक है। हेलिक्स लेंथ हमें पता है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। पर एडीएनए जो होता है वो क्या होता है, छोटू होता है और मोटू होता है, छोटू और मोटू। तो छोटू का मतलब उसकी हैंगस्टन जो हेलिक्स लेंथ है वो कम होगी और उसका डायामीटर जो होगा वो ज्यादा होगा। तो इसकी हेलिक्स लेंथ कितनी होती है हमारी 25 एंगस्ट्रॉम, है ना। और जेड डीएनए पतलू और लंबू, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये बड़े मियाँ हैं, जेड डीएनए बड़े मियाँ हैं और ए छोटे मियाँ है और ये बीच के मियाँ हैं, इनको ये नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। जेड डीएनए का कितना होगा हमारा 45 एंगस्ट्रॉम। चलो हेलिक्स लेंथ हमें पता चल गई। दूसरा हमारा डायामीटर। डायामीटर मैंने बताया एक फॉस्फेट से जो दो स्ट्रैंड है डीएनए की, उनके दोनों के बीच में कितनी दूरी है लास्ट तक, एक फॉस्फेट से लेके दूसरे फॉस्फेट के बीच में, ठीक है, कितनी दूरी है, इसका हमने बताया 20 एंगस्ट्रॉम। अब एडीएनए क्या है छोटू, और छोटा होगा और बताओ मोटा होगा, क्योंकि छोटा होगा तो उसका वेट जल्दी बढ़ता है, ठीक है। तो इसका जो डायामीटर है वो ज्यादा होता है, ठीक है, कितना 26 एंगस्ट्रॉम। जबकि जेड डीएनए बड़े मियाँ, एक तो लंबा है ऊपर से और पतला है 18 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। तीसरा आता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में कितनी डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, सबसे पहले बताएंगे एक टन में कितना नाइट्रोजनस बेस आएंगे। बीडीएनए में कितने आ रहे थे 10, ठीक है, और एडीएनए में 11 और जेड डीएनए में 12, क्योंकि ये तो छोटे मियाँ हैं, ये बड़े मियाँ हैं, ये बीच के मियाँ हैं, क्योंकि ये कॉमन फॉर्म की क्या है बीडीएनए की। चलिए नाइट्रोजन बेस क्लियर हो गया। अब हम क्या, अब बताना है कि एक नाइट्रोजन का जो प्राइस था एक नाइट्रोजन बेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है। मुझे लगता है आप सब निकाल दोगे, इसमें इसका डिवाइड कर दो, सब लोग निकाल देंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं। राइज कितना होगा, बीडीएनए में कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, हमने पहले ही निकाल दिया था। इसमें कितना होगा 2.4 एंगस्ट्रॉम, 2.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसमें कितना होगा 45 डिवाइडेड 12 कर देते हैं 3.8 एंगस्ट्रॉम। इसमें इसको डिवाइड कर देंगे
तो एक जो राइज है मतलब एक जो नाइट्रोजनस, दो नाइट्रोजनस के बीच की डिस्टेंस है हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये मान लो कि हमारे इसमें 10 सीढ़ी हैं, ठीक है, 10 सीढ़ी बनाई हुई हैं और एक सीढ़ी के बीच में डिस्टेंस है 10, तो 10 सीढ़ी के बीच की डिस्टेंस की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 100। इसी तरीके से हमने निकाल दिया कि हमें पूरा पता है 45 है ना। सीढ़ी कितनी है हमारी यहाँ पे? 12, तो हम एक सीढ़ी के बीच में जाकर निकाल देंगे 3.8। फिर से बताते हैं, सबको क्लियर होना चाहिए। ये का घुमा राइट हैंडेड, इसका भी राइट हैंडेड, इसका लेफ्ट। राइट का मतलब क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, पहला। दूसरा, हेलिक्स लेंथ, सबको पता है BDNA की कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। अब ADNA मैंने क्या बताया था? छोटू मियाँ, छोटू मियाँ मतलब इसकी लेंथ कम होगी 25 एंगस्ट्रॉम है ना। और ये क्या बताए थे? बड़े मियाँ मतलब इसका हेलिक्स लेंथ ज्यादा होगा 45 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आते हैं हम किस पे? डायामीटर पे। जो छोटा होगा वो मोटू भी होगा, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना होता है? 26 एंगस्ट्रॉम और BDNA का 20 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि ये नॉर्मल है, ये कुछ, क्योंकि जो इंसान फेमस हो जाता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ADNA ZDNA को कोई पूछता नहीं है, एक तो ज्यादा लंबा है, एक कम लंबा है, ठीक है। और इसका कितना होता है? इसका 18 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मुझे ये है कि आपको ये टर्म आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको और बता दूंगी, ठीक है। और क्या बच्चे? हाँ, बेस पेयर पर टर्म, नाइट्रोजनस बेस। एक टर्म में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं निकाल सकते हैं, इसमें डिवाइड करके हम। चलो, कितने होते हैं नहीं ये पता होना चाहिए हमें। कितने होते हैं इसमें? BDNA में 10 और ADNA में 11 और ZDNA में 12। पहले हम सब कुछ BDNA का लिखेंगे। अब हम राइज निकाल सकते हैं। राइज क्या था? कि नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी, ठीक है। कैसे? इसमें इसको डिवाइड कर दो 3.4 एंगस्ट्रॉम, इसमें इसको डिवाइड कर दो 2.4 या 2.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये 3.45 में इसको डिवाइड कर 3.7 या 3.8 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया? A फॉर्म, B फॉर्म, Z फॉर्म, कॉमन फॉर्म ऑफ DNA, BDNA, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड होता है, ये दोनों राइट हैंड होते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। BDNA को सब पूछते हैं, इनको कोई पूछते नहीं, इसलिए बड़े मियाँ हैं। बोलते हैं मैं ज्यादा लंबा हो जाता हूँ, फिर भी नहीं पूछोगे? नहीं पूछेंगे हम तुमको। और ADNA छोटे मियाँ, छोटे मियाँ मतलब छोटा होगा तो ज्यादा जल्दी से वेट पुट ऑन करेगा ना, ठीक है। छोटा और मोटा, लंबा और पतला। चलिए, अब हम आते हैं RNA और DNA में क्या डिफरेंस है। क्योंकि मैंने DNA तो आपको बता ही दिया, उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूंगी। मैंने उस दिन बताया था शुगर कौन सी पाई जाती है RNA में? राइबोज। DNA में डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन DNA में होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल। सब बता चुके हैं हम आपको, ओके। ये जो होता है RNA, ये सिंगल, ये मैंने आपको बताया डबल स्ट्रैंड, ठीक है। 2 स्ट्रैंड होती है मैंने बताया आपको, और ये सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड होता है, वो डबल स्ट्रैंड होता है। और क्या डिफरेंस आप बता सकते हो? खुद ही बता सकते हो तो कि DNA जो होता है वो सब में जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज, इनका लोकेशन, DNA कहाँ पाया जाता है?
डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जबकि आरएनए पाया जाता है क्रोमोसोम और आरएनए पाया जाता है क्रोमोसोम और राइबोसोम में। राइबोसोम जो होता है वो सेल ऑर्गेनेल्स है, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और क्या, और हम बता सकते हैं कि डीएनए सब अधिकतर में जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि आरएनए सिर्फ और सिर्फ वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। कुछ कुछ वायरस में ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आरएनए और डीएनए में कंसेप्ट दोनों में डिफरेंस बता दिए। क्या क्या है, एक तो शुगर का डिफरेंस है, शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। और एक क्या डिफरेंस है कि उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो थाइमिन होता है, डीएनए में उसकी जगह यूरेसिल होता है, ओके। और क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है कि ये सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये डबल स्ट्रैंड होता है। इसकी लोकेशन क्रोमोसोम और राइबोसोम पे पाई जाती है, जबकि डीएनए क्रोमोसोम और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और हम खुद से भी देख सकते हैं कि डीएनए अधिकतर में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जबकि आरएनए वायरस में ही पाया जाता है। क्लियर, डीएनए आरएनए क्लियर है, ये चीज तो आपको पता ही होगा। ये पूरी लंबी प्रोसेस है जो बाद में हम बताएंगे, अभी हम शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। एक एक प्रोसेस है। डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिका, अपनी मिरर इमेज, डीएनए अपनी मिरर इमेज बना रहा है, अपनी रेप्लिका बना रहा है, क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन। ये बनना क्या है, मतलब इसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन से पहले आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन में जाती है, और इस पूरी जो ये प्रोसेस हो रही है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। क्लियर है। डीएनए से डीएनए मतलब अपनी मिरर इमेज बना रहा है, रेप्लिका बना रहा है, रेप्लिकेशन। डीएनए से कौन सा आरएनए बनेगा, एमआरएनए, ये मत भूलना। डीएनए से एमआरएनए बताएंगे जब आरएनए पढ़ाएंगे, पूरा टिपिकल एमआरएनए, टीआरएनए, बहुत बड़ा है ये एमआरएनए भी, ठीक है। मैसेंजर आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन। एक और चीज, चारगाप का रूल था, उसने क्या बताया कि जो प्यूरिन और पिरामिडीन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, मतलब 100% रहेंगे या 1 रहेंगे। जैसे एडेनिन किसके बराबर रहेगा, थाइमिन के बराबर, और ग्वानिन किसके बराबर रहेगा, साइटोसिन के बराबर, ठीक है। एडेनिन की क्वांटिटी किसके बराबर रहती है, थाइमिन के बराबर हमेशा, और ग्वानिन की क्वांटिटी हमेशा साइटोसिन। क्यों, क्योंकि आपस में पेयर करना है ना इनको। इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर बता दिया हमने कि 100 टोटल कितना होना चाहिए, 100%, दोनों का रेशो 1 होना चाहिए। प्यूरिन और पाइरिमिडीन दोनों का रेशो कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। एडेनिन किसके बराबर होना चाहिए, थाइमिन, जिसके साथ बॉन्ड बनाता है उसके बराबर होना चाहिए, तभी तो बॉन्ड कंटिन्यू मतलब बनेंगे। थाइमिन ज्यादा हो गया, एडेनिन कम है, तो बॉन्ड फिर अच्छे से नहीं अकेला पड़ा रहेगा बेचारा, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, एडेनिन की क्वांटिटी होनी चाहिए थाइमिन के बराबर, और ग्वानिन की क्वांटिटी होनी चाहिए साइटोसिन के बराबर। ये है हमारा चारगाप रूल, ये डीएनए में अप्लाई होता है, ठीक है। चलो, ये हमने बता दिया आपको डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए आरएनए में डिफरेंस बता दिया है, और चारगाप रूल बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सजेस्ट करना कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, हम वही बताएंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि चैनल ग्रो हो, और मैं भी अच्छी आपको वीडियो बना के, मैं भी आपके लिए अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच।